हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहो सब सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने एट्रीब्यूट बाइंडिंग के बारे में देखा और आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग के बारे में। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि हमेशा हमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग ही करना चाहिए। एट्रीब्यूट बाइंडिंग तभी करना चाहिए जब जिस एट्रीब्यूट का प्रॉपर्टी जनरेट ना हो। तो आज ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि यही ज़्यादा यूज करना होगा आपको। किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग ही ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ही किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी ही करंट वैल्यू दे सकता है। ये हमेशा करंट वैल्यू देगा, मतलब इसका वैल्यू चेंज होते रहेगा। करंट वैल्यू जो भी मिलेगा वो आपको दे देगा। एट्रीब्यूट का वैल्यू पुराना वैल्यू ही देता है, इसलिए एट्रीब्यूट बाइंडिंग कम करते हैं। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आप लोग को समझा रखा है और हमने एग्जाम्पल भी करके दिखाया। प्रॉपर्टी बाइंडिंग हमें करना है किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टी के साथ। जब भी काम करना हो तो हमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग ही करना चाहिए। बहुत सारे लोग दिमाग लगाने लगते हैं कि इंटरपोलेशन यूज कर लेते हैं। मैं आप लोग को उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों हमें इंटरपोलेशन नहीं करना चाहिए। अभी आप लोग को बताऊंगा कि इंटरपोलेशन भी से भी हमारा एक काम हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि इंटरपोलेशन करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कहाँ पर आप स्टक हो सकते हैं, कहाँ पर आप फेल हो सकते हैं। इसलिए हमेशा मैं आप लोग को बोलूँगा कि जब भी किसी प्रॉपर्टी के साथ काम करना हो तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग करिए, वहाँ पर इंटरपोलेशन यूज मत करिए। इसका भी एक एग्जाम्पल करके एक वीडियो बना के दूंगा आप लोग को कि कहाँ पर फेल कर जाता है इंटरपोलेशन। डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इंटरपोलेशन करके एक वीडियो दूंगा, जहाँ पर अच्छे तरीके से आपको लोग को समझाऊंगा। जहाँ पर डेवलपर फंसते हैं उसके बारे में आप लोग को एक अच्छा सा वीडियो दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो देखिए, देखते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग के बारे में। देखिए, प्रॉपर्टी बाइंडिंग जो है प्रॉपर्टी को बाइंड करने के लिए किया जाता है। हर एलिमेंट का अपना अपना एट्रीब्यूट होता है और वही एट्रीब्यूट डोम में जाके प्रॉपर्टी कहलाता है। और प्रॉपर्टी को बाइंड करने के लिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज किया जाता है, जिसका सिंटेक्स ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। यहाँ पर हम एक्सप्रेशन डालते हैं, एक्सप्रेशन आपका TS फाइल से आता है। ये भी एक वन वे डेटा बाइंडिंग है। वन वे डेटा बाइंडिंग में कंपोनेंट टू व्यू है, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा कंपोनेंट से आएगा और व्यू पर बाइंड होगा। इसको एग्जाम्पल करके हम अभी दिखाते हैं और अलग अलग तरीके से मैं आप लोग को एक ही एग्जाम्पल इंटरपोलेशन के भी थ्रू करके दिखाऊंगा और प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू करके भी दिखाऊंगा। आपको लगेगा कि बहुत दोनों सिमिलर है तो क्यों ना इंटरपोलेशन कर ले। ठीक है, इसका आंसर मैं अगले वीडियो में एग्जाम्पल के साथ दूंगा क्यों नहीं करें इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी बाइंडिंग के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम लोग पिछले वीडियो में एग्जांपल कर रहे थे। तो पिछले वीडियो का जो भी एग्जांपल है ये हमने एट्रीब्यूट बाइंडिंग करके दिखाया था। इसको हटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब सपोज करिए कि हमारे पास एक यहाँ पर नेम है, नेम, और यहाँ पर मैंने डाल दिया इसके अंदर चंदन कुमार। ठीक है, चंदन कुमार डाल दिया, सेव। और इसको मैं किसी एक एट्रीब्यूट के साथ बाइंड कर रहा हूँ। मान लीजिए हमने एक स्पैन लिया, ठीक है, और स्पैन का मैं एक इनर HTML लेता हूँ। इनर HTML आप लोगों को पता ही है, इनर HTML और आउटर HTML क्या होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जरूर कमेंट करिए, हम आप लोग को इसके दोनों में डिफरेंस भी बता दूंगा। एक इनर HTML होता है, एक आउटर HTML होता है। ठीक है, इनर HTML इसके अंदर बाइंड होता है, किसी भी टेक्स्ट को बाइंड करते हैं। और आउटर HTML क्या होता है कि इसका आउटर पर अप्लाई होता है, ठीक है, और मतलब अपने एलिमेंट को भी रिप्लेस करता है। इसको HTML को इसके अंदर बाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नहीं पता है डीपली, प्रैक्टिकली नहीं पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। इसके बारे में वीडियो आप लोग को दे दूंगा, वहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इनर HTML के अंदर मैंने डाल दिया नेम। ठीक है, तो नेम का वैल्यू इस स्पैन के अंदर आकर बाइंड हो जाएगा, जो कि चंदन कुमार है। देखिए ब्राउजर में चलते हैं तो देखिए यहाँ पर चंदन कुमार बाइंड होगा। ये किससे हुआ? आपका प्रॉपर्टी बाइंडिंग से। अगर इसी को इंटरपोलेशन से करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आप लोग को दिखाने के लिए 2, और यहाँ पर लिख देता हूँ क्या मैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ठीक है, और इसी को मैं इंटरपोलेशन से भी करता हूँ। देखिए दोनों से बाइंड होगा, H2 इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन। ठीक है, इसको कॉपी करिए, पेस्ट करिए, और यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट हटाकर आपको लगेगा कि दोनों तो सेम काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप डबल करली ब्रैकेट डाल दीजिए। ठीक है, सेव करिए। दोनों ही इसके इनर HTML में जाकर बाइंड हो जाएंगे। ब्राउजर पर चलिए, देखिए यहाँ पर दोनों बाइंड हो रहा है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं अगर यहाँ पर एलिमेंट के अंदर, तो देखिए दोनों चंदन कुमार यहाँ पर भी बाइंड हो रहा है और यहाँ पर देखिए स्पैन के अंदर बाइंड हो रहा है। ठीक है, अगर यही आउटर HTML होता तो इसको रिप्लेस कर देता है, स्पैन नहीं रहता है, कोई चंदन कुमार दिखाता। तो ये दोनों इनर में बाइंड हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा भी एग्जांपल करके देखते हैं इसी में। मान लीजिए कि हमें कोई इमेज है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग से कोई इमेज बाइंड करना है, ठीक है, और एक इंटरपोलेशन से ही बाइंड करके दिखाऊंगा इसी को, ठीक है। कोई भी इमेज रखना होगा तो आप कहाँ रखेंगे, आपको पता है, इस इमेज को आप एसेट फोल्डर के अंदर रखेंगे, ठीक है। एसेट फोल्डर के अंदर आप यहाँ पर रखेंगे। इसके अंदर देखिए मैंने चंदन.jpg रख लिया है। केस सेंसिटिव होता है, जेपीजी है तो जेपीजी ही लिखेंगे, और जेपीईजी है तो जेपीजी लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मैं एक पाथ बनाता हूँ, क्योंकि हमें बाइंडिंग करना है, वैल्यू टीएस फाइल से आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ img पाथ, ठीक है, और इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्लैश एसेट्स कर दिया, ठीक है, और स्लैश चंदन.jpg, ठीक है, सेव कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक img लेता हूँ, img, ठीक है। देखिए यहाँ पर SRC देते हैं कि अल्ट देते हैं। अल्ट तो पता ही होगा कि अल्ट क्या होता है। देखिए अल्ट क्या होता है कि अगर कोई इसका इमेज लोड नहीं होता है, इमेज मान लीजिए हमने ऐसा दे दिया, तो यहाँ पर हम जो अल्ट में देते हैं वही वहाँ पर दिखाएगा कि यहाँ पर इस नेम का कोई इमेज बाइंड होने वाला था जो नहीं हुआ। ये अल्टरनेट टेक्स्ट होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ये भी देख लीजिए, चंदन कुमार इमेज, इस तरीके से मैंने डाल दिया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। अगर इमेज नहीं है तो इस नेम से कोई इमेज है ही नहीं। देखिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल इस तरीके से दिखा रहा है, और यहाँ पर चलेंगे ब्राउज़र पर, देखिए क्या दिखा रहा है। देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर इमेज है, लेकिन इस नेम से इमेज है, बाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं बाइंड करने के लिए। यहाँ पर मैं देता हूँ img पाथ कॉपी करके यहाँ पर डाल दूंगा, और इसको मैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर दूंगा, क्योंकि ये जो है img पाथ एक वेरिएबल है टीएस फाइल पर, तो मुझे प्रॉपर्टी बाइंडिंग से बाइंड करना होगा, ठीक है। ये पूरे पेज पर बाइंड हो जाएगा, इसलिए मैं इसका हाइट एविथ को सेट करता हूँ, फिर सेट करता हूँ 400px, ठीक है। आप जो भी सेट करना चाहेंगे सेट कर देंगे। अब ब्राउज़र पर चलेंगे, देखिए बाइंड हो गया होगा। चलिए ब्राउज़र पर देखते हैं एक बार, देखिए बाइंड हो गया इमेज। इसी को आप इंटरपोलेशन से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, सेम काम, कॉपी करिए और यहाँ पर इसको हटाइए, और यहाँ पर आप इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, डबल कर्ली ब्रैकेट, ये इंटरपोलेशन हो जाएगा। दोनों सेम काम करेगा। देखिए ये भी बाइंड हो गया, ये भी बाइंड हो गया, इंटरपोलेशन से, प्रॉपर्टी बाइंडिंग से। तो ये आपका ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप रखेंगे, जिस भी प्रॉपर्टी पर बाइंड करना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और ये एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल नहीं होता है तो इसको बाईपास करना है तो सिंगल कोट्स के अंदर डाल देंगे, डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स से बाईपास हो जाएगा, आपको यहीं पर पा दे सकते हैं, ठीक है। अगर हमें बाईपास ही करना है तो हम बाइंडिंग क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। वो सब चीज़ें मैं आगे एडवांस लेवल की चीज़ें मैं बताऊंगा मैं आगे आने वाले वीडियोज में, लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग यही होता है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किसी प्रॉपर्टी को रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक्सप्रेशन देंगे जो टीएस फाइल से आएगा, ताकि ये बाइंडिंग कहलाएगा, ठीक है। बाइंडिंग होता है ये कंपोनेंट टू व्यू, कंपोनेंट ये हो गया, ये व्यू हो गया, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने इस वीडियो में ये देखा कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इंटरपोलेशन दोनों सेम तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर क्यों हमें प्रॉपर्टी के साथ जब काम करना होता है इंटरपोलेशन प्रैक्टिस में नहीं रखना चाहिए, हमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग ही करना चाहिए, कहाँ पर इंटरपोलेशन फेल कर जाता है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में आप लोग को दूंगा। इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसमें भी एग्जांपल करके दिखाऊंगा, दिखेगा आप लोगों को कि यहाँ पर इंटरपोलेशन फेल हो रहा है, हमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग ही करना चाहिए। इंटरपोलेशन आपका नॉर्मल डेटा को बाइंड करने के लिए करना चाहिए जो टीएस फाइल से आ रहा हो, और नॉर्मली उस वेरिएबल को हमें HTML पर दिखाना हो। और भी बहुत सारे एग्जांपल करके दिखाया है, ऑब्जेक्ट के लिए, कैलकुलेशन के लिए इंटरपोलेशन यूज करिए, लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात होती है तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग करिए। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट के रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।